We are going live on Facebook also, and we'll start.
Gitali ji will start. Should we begin? Yeah. We have 44 participants. Are joining. Should we start? Yeah, we'll start. Good evening, everyone. आप सभी का जिंदगी मास्टर क्लास वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। यह वेबिनार यूनिसेफ, इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज तथा स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस वेबिनार की श्रृंखला में यूनिसेफ के मीडिया पार्टनर हैं अमर उजाला। आज का हमारा विषय है कहानी सुनने सुनाने के रोचक तरीकों से पारिवारिक संबंधों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। कहा जाता है कि नरिशमेंट, शेल्टर, कंपेनियनशिप के बाद कहानियां ही है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कहानियां हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और कहानियों के माध्यम से रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के युग में कहानी सुनने सुनाने के महत्व को हम मानो भूल सा जा रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कहानियां सुनने सुनाने की कला का बड़े अनोखे ढंग से इस्तेमाल किया है। आपने ये दर्शाया है कि कहानियों के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही लॉकडाउन से संबंधित मुद्दों, कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को समझने के लिए भी आपने कहानियों का प्रयोग किया है। आप हैं सुश्री अंगना प्रसाद, प्रोजेक्ट खेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अंगना जी ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बाल यौन शोषण और किशोरावस्था से संबंधित समस्याओं पर अत्यंत रोचक खेल, एक्शन सॉन्ग्स और कहानियों की संरचना की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंगना जी, और हमें बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में आप, इस वेबिनार में आप हमारे साथ जुड़ी। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे प्रतिभागियों के साथ स्टोरी टेलिंग से संबंधित कुछ विशेष बातें शेयर करें। ओवर टू यू अंगना। थैंक यू संगीता मैम। तो स्टोरी टेलिंग का सेशन है, तो स्टोरी टेलिंग से ही शुरू करते हैं। मेरे पापा बचपन में एक कहानी बहुत सुनाते थे कि बहुत साल पहले बिहार के एक बहुत छोटे से गांव में, उस छोटे से गांव के उससे भी छोटे से स्कूल में एक घास काटने वाले सज्जन थे। उनका नाम था द्वारका प्रसाद। उनके कुछ 5 बच्चे थे और द्वारका प्रसाद खुद अनपढ़ थे लेकिन मेहनती इंसान थे, और वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो भी जीवन में सुखी रहें। अब उनके एक बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने देखा कि पापा तो स्कूल में काम करते हैं, तो उनको पढ़ाई में रुचि बहुत थी। तो उन्होंने अपने लोकल लेवल पे स्कूल की पढ़ाई खत्म की। फिर उसके बाद पैसों की कमी थी, अपॉर्चुनिटीज भी उतने ज्यादा उस गांव में थे नहीं, तो उन्होंने घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे कलकत्ता जाने दें। तो अकेले थोड़े से ही पैसे जेब में लेके वो कलकत्ता शहर में आए और एक पनवारी की दुकान में उन्होंने नौकरी ढूंढी। और ये जो पनवारी का दुकान जो था, ये एक कलकत्ता में सिटी कॉलेज नाम का जो कॉलेज है उसके ठीक बगल में था। तो उन्होंने सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। पनवारी की दुकान में काम करते करते बहुत ही मिनिमम रेंट देने वाले एक जगह पे रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई स्पॉन्सर की। फिर वहां से चलते उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस में उन्होंने अपनी एक नौकरी पाई और धीरे धीरे वहां पे मेहनत करते करते ब्रांच मैनेजर बन गए। फिर उनके 4 बच्चे हुए। उनके चारों बच्चों में से चारों ने अपना बेसिक ग्रेजुएशन पास किया, 3 लोगों ने मास्टर्स भी किया और चारों बच्चे नौकरी करने लगे। और ये जो 4 बच्चे हैं जिनकी बात हो रही है, उनमें से सबसे बड़े वाले थे मेरे पापा। अब मेरे पापा के 2 बच्चे हैं
और हम दोनों ने ही एक छोटे से शहर में जन्म लिया, कलकत्ता से थोड़ी दूर, लगभग 25 किलोमीटर दूर। और पापा भी बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन फिर हमें बहुत बड़े से स्कूल में भेजा मेहनत करने के बाद। तो अपने हैसियत से बड़े स्कूल में भेजा, इसको ध्यान में रखते हुए पापा कम से कम अपने स्कूल टाइम में कम से कम 10 से 15 बार यही सेम कहानी सुना चुके हैं मुझे। और हर बार कहानी इसी बात पे खत्म होती थी कि तुम इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रही हो, तुम्हारा फ्यूचर हमसे बेहतर होगा, लेकिन ये कभी मत भूलना कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तुम एक चपरासी के घर की बेटी हो, तो अपने जड़ों को जानो, याद रखो और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, ताकि तुम बहुत ज्यादा बड़ी ना बन जाओ, अपने लोगों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ो। तो उस समय लगता था कि अरे पापा, मतलब कहानी अच्छी लगती थी, लेकिन लगता था कि इतना क्या, क्यों ये सब याद दिलाते हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो किसी को नीचा दिखाया नहीं। पर अब जब मैं 30+ हूँ, व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, आई सी दैट ये कहानी बोलने का एक बहुत ठोस रीजन था, क्योंकि मेरे दादा ने मेहनत किया, उसके बाद मेरे पापा ने मेहनत किया, तो उस चक्कर में मेरी लाइफ बहुत अलग रही। मैं दादी और मम्मी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं डिनाई कर रही, मैं बस फैमिली लाइन के हिसाब से जो मुझे पता है उस हिसाब से बता रही हूँ। और आई सी द सेम वैल्यूज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन हाउ माय पेरेंट्स लिव। मेरे पापा उसी घर में रहते थे जहाँ पे वो पैदा हुए थे, और उस समय जो उनके स्कूली जो फ्रेंड्स थे, उनमें से कुछ लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए, बहुत पैसे कमाए, और कुछ लोग थे जो पीछे रह गए और लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन आज तक मैंने अपने पापा को सेम बिहेवियर दोनों टाइप के दोस्तों के साथ करते हुए देखा है, नो चेंज। जितना वो मदद करते हैं अपने अमीर दोस्तों की, बिल्कुल सेम ऑफर रहता है, उतना ही खुलापन रहता है घर में, वैसा ही इनविटेशन रहता है, वैसा ही बिहेवियर रहता है उनके पुराने जो दोस्त ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो द रीजन फॉर स्टार्टिंग विद दिस स्टोरी इज कि जब हम फैमिली टाइज एंड फैमिली बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहानियों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि स्कूल में कह सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सिखा सकते हैं, घर पे भी बातें सिखा सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इस टाइप की बातें पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर सिर्फ बातें बातें बन के ही हमारे दिमाग में रह गई, तो एप्लीकेशन का कभी कोई समझ नहीं रहेगा। एंड हाँ, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद। तो अभी चैट में जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग जूम कॉल के द्वारा चैट पे आए हुए हैं, क्या आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं? आप में से कितने लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं? अगर चैट पे आप बस मी लिख के जवाब दे देंगे तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि पार्टिसिपेंट्स में न्यूक्लियर फैमिलीज में कितने रहते हैं। एकल परिवार, यानी एकल परिवार। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली मतलब जहाँ पे मम्मी पापा और भाई बहन लोग रहते हैं, बस दादा दादी चाचा चाची ये लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है चैट में। तो एक बात ये भी है कि मेरे पापा को कहानियां बोलने की फुर्सत मिली। मुझे अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनने का इतना समय इसलिए मिला क्योंकि हम लोग एक जॉइंट परिवार में रहते थे, चाचा चाची और भैया रहते थे। फिर चाचा का ट्रांसफर हो गया थोड़े सालों बाद, वो अलग बात है, बट अदरवाइज जॉइंट फैमिली था। दादा दादी के साथ टाइम मिला और पापा मम्मी के साथ टाइम मिला। तो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट अभी काफी कम होता जा रहा है, और कुछ लोग अपने मन से छोटे फैमिलीज में जा रहे हैं, कुछ लोगों को नौकरी की वजह से किसी दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, या पैसों की दिक्कत की वजह से, या आपसी जो अनबन हो जाती है उसके चक्कर में, या फिर दूर से थोड़ा सा और प्यार बनाए रखे उस सोच के साथ। तो अलग अलग रीजन है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ते जा रहे हैं। अब जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज है, वहां पे एक ट्रेंड और भी है विच इज ऑल्सो वेरी गुड एंड पॉजिटिव, कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमाएंगे ताकि घर का खर्चा आराम से निकल सके। एंड अगर कमाई ना भी हो, जो हस्बैंड या वाइफ है, अगर वो नौकरी करने के लिए बाहर ना भी जाए, अगर वो सिर्फ घर संभालने का ही काम करे, उसमें भी बहुत कुछ रह जाता है। झाड़ू पोछा हो जाता है, डस्टिंग करना रह जाता है, सब्जी काटना, धुलना। अभी तो कोरोना वायरस के चक्कर में सारी सब्जी को धुलो, पहले सुखाओ, फिर अपने अपने जगह पे रखो, तो काम तो हजारों है। तो जो इंसान नौकरी पे नहीं जा रहा, वो घर पे बैठ के घर भी अगर संभाल रहा है, तब भी समय की कमी हो सकती है। तो इस चक्कर में जो समय मिल पाता है
हमें हमारे परिवार वालों के साथ, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। और अडल्ट जो बिजी हैं, बच्चे भी बिजी जा रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग्स 8 घंटे की होती है, बच्चा आके थोड़ी देर सोता है, खाता पीता है, खेलता कूदता है, ट्यूशन जाने का रहता है, ट्यूशन से वापस आके होमवर्क करने का रहता है, और टीवी में भी कुछ फेवरेट सीरियल्स होते हैं जो हमें देखने का मन करता है। तो बच्चों के पास भी समय की कमी बढ़ती जा रही है। तो इसी चक्कर में समय की कमी दोनों साइड में होने की वजह से फेस टाइम, मतलब आमने सामने बैठ के बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का वो मौका हमसे कम होता जा रहा है। तो मेरा एक सवाल है, फिर से जो लोग जानते हैं वो चैट पे रिप्लाई करेंगे। आप में से कितने लोगों को अपने दादा दादी का नाम पता है? अगर पता है तो बस मी बोल के रिप्लाई कर दीजिए। अपने दादा दादी का नाम पता है? 2 लोगों का है अभी तक। नहीं, और भी लोगों ने भेजा है। हाँ, अच्छा, आई कांट सी। ओ अच्छा, बहुत सारे आ गए। ओह यस, हाँ, ओके। मुझे ओके। से पहले 2 दिखे। ओके ठीक है, तो मतलब काफी सारे लोगों को दादा दादी का नाम पता है। अच्छा, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी सिर्फ वो लोग रिप्लाई करेंगे जिनको अपने परदादा परदादी का नाम पता है। अपने परदादा परदादी का नाम पता है, वो क्या करते थे? सॉरी, सिर्फ नाम पता है। चलिए ठीक है, काफी सारे लोग हैं। दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो दादा दादी के साथ समय स्पेंड करने का एक फायदा ये हुआ कि मुझे अपने नाम का मतलब पता चला। तो मैं अभी यूपी में रहती हूँ, मेरा नाम है अंगना, और यूपी बिहार में आंगन होता है जिसको बोलचाल की भाषा में अंगना भी कहते हैं। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत लोगों को समझाना पड़ता है कि मेरा नाम का मतलब आंगन नहीं है, अंगना एक बंगाली शब्द है। इसमें भी एक कहानी है। तो मेरा नाम मेरी बुआ ने रखा था अंगना। बंगाली में इसको कहते हैं ओंगोना। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी लड़की जिसके हाथ पैर बहुत सुंदर है। तो तो मैं जेंडर पे बहुत काम करती हूँ। मैं मैंने मास्टर्स भी अपना जेंडर स्टडीज में किया है। पिछले 8 साल से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ विद मेजर फोकस ऑन जेंडर सेंसिटिविटी। तो एक डार्क स्किन लड़की होने के बाद नाम रखा गया अंगना, जिसका मतलब है कि शारीरिक तौर पे खूबसूरत है। तो उससे मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया था कि सोच कैसी थी ना, समाज का सोच कैसा है, उस समाज में रहने वाले मेरे परिवार का सोच कैसे असर पड़ा, और कैसे वहां से मेरा नाम इतना जेंडर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लड़की है तो हाथ पैर सुंदर होना पड़ेगा नो, वैसे वाला। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपने नाम का मतलब पता है, तो प्लीज अपना नाम लिख के भेजिए, और आप में से 2 या 3 लोगों को हम सुनना चाहेंगे, तो आपका भी स्पीकिंग एनेबल कर देंगे। निधि, ट्रेजर, संस्कृति। अगर आप में से कोई अपना नाम की कहानी शेयर करना चाहते हैं कि क्यों आपका नाम रखा गया, या किसने रखा, कैसे रखा, तो प्लीज राइट आई वांट टू शेयर, या मुझे शेयर करना है, और अभी आपका शेयरिंग एनेबल कर देंगे। सानिया मीन्स मूवमेंट, एकता मतलब यूनिटी, पारुल मतलब फ्लावर, निधि मतलब ट्रेजर, संस्कृति मतलब संस्कृति। यस, कोई है जो अपनी अपनी नाम की कहानी शेयर करना चाहेगा? वैष्णवी, गॉडेसेस नेम। प्रशांत, अगर आप अपने नाम की कहानी शेयर करना चाहते हैं तो They प्लीज can रिप्लाई raise their कीजिए। hand. They can raise their hand, so we'll enable them. हाँ, अच्छा हाँ, यू कैन रेज योर हैंड। एक रेज माई हैंड का ऑप्शन आता है, वो जहाँ पे ट्रिपल डॉट से आप उस पर क्लिक करके रेज योर हैंड कर सकते हैं, और फिर आपका वीडियो इनेबल कर दिया जाएगा। We'll give this 10 more seconds। अगर कोई सिर्फ चैट पे शेयर करना चाहता है तब भी इट्स ओके। संस्कृति ने हैंड रेज किया हुआ है, संस्कृति केसरी। ओके, हाँ, संस्कृति से सुनते हैं फिर। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय गुड इवनिंग संस्कृति। संस्कृति। जी, मेरा नाम संस्कृति है। एक्चुअली मेरा नाम मतलब बचपन से तो माता पिता ने सौम्या रखा था, लेकिन मुझे ये नाम मतलब बहुत छोटा सा लगता था। मतलब बहुत काफी लड़कियों का मैंने ये नाम सुना। फिर उसके बाद मतलब जब क्लास 7th 8th में आई तो मुझे लगा कि मुझे अपना नाम चेंज करना है, थोड़ा मतलब यूनिक सा नेम होना चाहिए। कई जगह सर्च किया, जब मेरा दूसरी स्कूल में एडमिशन होना था तो मैंने कहा नाम भी चेंज करा सकती हूँ, अभी तो बोर्ड है नहीं,
तो मैंने मतलब कई जगह सर्च किया, कई लोगों से पूछा, फिर मतलब कहीं ये नाम मैंने पढ़ा संस्कृति। तो इसका नाम तो अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसमें कोई किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। सो आई डिसाइडेड कि मतलब मैं अपना ये नाम रखने वाली हूँ। तो वेरी नाइस, थैंक यू संस्कृति। राजवीर ने भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर किया कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पापा को प्रमोशन मिला था, तो ऑटोमेटिकली राजवीर फिर उनका नाम रख दिया गया। वेरी नाइस। मेरी बहन का नाम है अहाना। अहाना का मतलब होता है सूरज की पहली किरणें, विच इज सपोज टू बी पॉजिटिव एंड पावरफुल एंड अ रे ऑफ होप। तो मेरी बहन का नाम अहाना है। मेरे पापा का नाम प्रदीप है। वो अपने 4 भाई बहनों में से, मतलब उनको मिला के 4 है, उनमें सबसे बड़े हैं, तो पहला बच्चा उम्मीद का दिया प्रदीप। मेरी मम्मी दिवाली के दिन पैदा हुई थी, दिवाली अमावस्या की रात होती है, तो उनका नाम है निशा। निशा मतलब रात। तो ये सारे जो नाम के पीछे की जो कहानियां हैं, ये सब जानने का मुझे मौका मिला क्योंकि घर पे दादा दादी भी थे और काम में भी हेल्प मिल जाता था, तो मम्मी के पास भी समय होता था तो वो भी आके मुझे बताती थी ये सब। तो इन सब पे काफी असर पड़ रहा है। एंड लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हैं, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें करना भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से, और हमारे एम्बिशंस भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से समय की कमी होती जा रही है एंड हमें बीच का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम ये रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड करें। ओके, मेरा अगला सवाल ऑडियंस से है कि आपके हिसाब से जब हम स्टोरी टेलिंग की बात कहते हैं, जब हम कहानी कहने की बात करते हैं, तो क्या उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे एक था राजा एक थी रानी, या एक जमाने में एक शेर होता था? कहानी का मतलब क्या सिर्फ इस टाइप की कहानियां होती है, या कहानी कुछ और टाइप की भी हो सकती है? मतलब जो हम किताबी कहानियां पढ़ते हैं, ये रात को सोने के पहले जो दादा दादी मम्मी पापा हमें सुनाते हैं, सिर्फ वही कहानियां होती हैं, या रोज की भी कोई कहानी हो सकती है? आपके ख्याल से क्या है, ये आप प्लीज चैट पे बताएं। इनफैक्ट अगर आपका आंसर थोड़ा लंबा और आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड कि आपके हिसाब से कहानी का मतलब क्या सिर्फ स्टोरीज होता है या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? अगर आप ये वर्बली शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। संस्कृति कह रही है कहानी वो है जो इमेजिनेशन को हमारी रियलिटी से कनेक्ट करे। वेरी गुड। देन वेनु, डिफरेंट टाइप्स लाइक आर एक्सपीरियंस। रीमा इज सेइंग डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। पारुल सेज स्टोरी तो हमारी डेली रूटीन की भी हो सकती है। वेरी गुड। ठीक है, तो काफी वैरायटी ऑफ आंसर्स मिले। एवरी डे इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ बाय नंदिनी। वेरी गुड आंसर्स, ग्रेट आंसर्स। तो कहानी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे जो काल्पनिक पात्र हैं उनको जोड़ते हुए बोले। कहानी का मतलब ये भी होता है कि हमारी जो कहानी है उस समय हम क्या फील कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी जाहिर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने अच्छे से बाल वाल बना के, बिंदी लगा के, इयररिंग्स पहन के, कुर्ता दुपट्टा लेके आई, ये भी एक कहानी है। मेरी स्टोरी अभी ये है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आप यही मुझे सेशन के 1-2 घंटे बाद देखना, मैं शॉर्ट्स में बाल बिखरे हुए ऐसे बंधे हुए, आई वोंट केयर व्हाट आई एम लुकिंग एट। तो उस समय की मेरी वो कहानी रहेगी दैट आई डोंट केयर कि कोई मुझे देख के क्या सोच रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग या मेरा फोकस किसी और चीज में है। इनफैक्ट अभी जो मैं ये फ्रेम पे बैठी हूँ ना, इस पूरे लॉकडाउन के समय पे जितने भी वेबिनार्स हुए हैं, मैंने सारे वेबिनार्स इसी पोजीशन में बैठ, लाइक इसी जगह पे बैठ के किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 3 बुक्स है। गुड नाइट स्टोरीज फॉर रिबेल गर्ल्स, रैड विमेन वर्ल्ड वाइड, एंड स्टोरीज फॉर बॉयज हु डेयर टू बी डिफरेंट। ये 3 बुक्स मैंने जानबूझ के अपने पीछे रखा हुआ है, ताकि कुछ लोग होते जो बहुत ज्यादा देखना चाहते कि जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, तो उनके लिए दिस इज ऑल्सो स्टोरी, दिस इज ऑल्सो माई मैसेज कि रिबेल गर्ल्स मतलब कि जरूरी नहीं कि लड़कियों को दबा के रखो, या जो कमजोर है, जो हमेशा मुसीबत में पड़ के किसी लड़के को बुलाती है, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है। रिबेल गर्ल्स मतलब जो लड़कियां जो जो नॉर्मल रास्ता उनके लिए बनाया गया है उससे बढ़कर भी वो कुछ अलग करना चाहती हैं, उनका जो मन है वो करना चाहती हैं, वो अपने सपने को पूरा करने का जज्बा रख सकती है। इसके ठीक बगल में जो किताब है उसमें दैट इज फॉर स्टोरीज फॉर बॉयज हु डेयर टू बी डिफरेंट। मतलब कि जितना हमने स्टीरियोटाइप लड़कियों के लिए कर रखा है, सेम चीज हमने लड़कों के लिए भी कर रखा है।
कि लड़के भी वो मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब मम्मी की भी डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई, बहुत प्यारे थे दोनों, लेकिन लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तो रो सकती है, चलेगा। तो हम लड़कों को भी दबा के रखने की कोशिश करते हैं, क्या पहनेंगे, किस टाइप की नौकरी करेंगे, इन सब में दबा के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि बॉयज हु डेयर टू बी डिफरेंट, क्यों हम अपने बंधे हुए, हमारे लिए बनाए हुए रास्ते पे ही चले। दिस इज ऑल्सो मैसेज। जो कुछ लोगों ने अभी काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि डेली लाइफ की भी स्टोरीज होती है, हमारी रोज की जिंदगी भी हमारी कहानी बन सकती है। तो आपके हिसाब से कितने तरीके होते हैं कहानियां बताने के लिए? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक कहानी तो हुआ कि कहानी कहानी बताना, कि एक था राजा एक थी रानी, एक समय पे एक प्यासा कौआ था, ये कहानी हो गया, ठीक है। एक तरीका होता है फोटोज दिखाने का, कि बचपन के हम फोटोज देखते हैं मम्मी पापा के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ बैठ के देखो तो उसके पीछे की कहानी होगी, पता है इस समय पे ना ये फोटो लेने के पहले ही तुम मेरे गोद में थे, तुमने सुसु कर दिया था, इसलिए मेरा मुंह ऐसा है, इसलिए देखो तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं। तो इस टाइप की पुरानी यादें जो है वो भी एक फोटो के द्वारा कहानी बन के हमारे लाइफ में वापस आ रहा है। तो आप लोग चैट पे प्लीज ये बताइए कि कहानी बोलने का या कहानी दर्शाने का तरीका, फोटोज और कहानी बोलने के माध्यम के अलावा क्या कुछ और भी हो सकते हैं? आपकी समझ से क्या है वो आप लोग प्लीज चैट पे भेजिए। विद द यूज ऑफ पपेट्स, वेरी गुड। पपेट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉप्स और एक्सेसरीज, तो मतलब कहानी बोलते समय अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। लॉकडाउन भी एक कहानी है, बिल्कुल सही। इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्टोरी। नंदिनी वेरी गुड आंसर। वीडियोस, जो पुराने पुराने वीडियोस होते हैं जो पहले के रिकॉर्ड किए वो देखते तो उससे भी हमारी पुरानी यादें वापस आती है, और हर वीडियो में जो कहानी दिखता है उसके पीछे भी कुछ कहानी होती है जो बता सकते हैं लोग। स्किट करके, डायरी डायरी राइटिंग या सॉन्ग्स वीडियोस, वेरी गुड। सॉन्ग्स इज अ वेरी गुड वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। ड्राइंग्स के थ्रू कहानी, ओल्ड एल्बम्स, वेरी गुड आंसर। ओल्ड मेमोरीज, नेचर को देख के डायरी, पेंटिंग, ग्रेट आंसर। यस, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एक जो काल्पनिक कहानी है उसको बताने के भी, और जो हमारे लाइफ की कहानियां हैं वो बताने के लिए भी। तो बचपन में मम्मी बताती है कि मुझे मेरी छोटी वाली बुआ की शादी का वीडियो देखने में बहुत मजा आता था, क्योंकि पूरे शादी के वीडियो में कम से कम 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है मेरे और मेरे कजिन के बीच की लड़ाई का। हम दोनों मैं 3 साल की थी, वो 4 साल का था, और हम दोनों को बैठना था बुआ वाली सीट पे, जो वो ब्राइड एंड ग्रूम वाली जो बड़ी सिंहासन जैसी कुर्सियां होती है, हमें उस पर बैठना था। मुझे भी उस पर बैठना था, उसको भी उस पर बैठना था, दोनों शेयर नहीं करना चाह रहे थे। तो पूरे 5 मिनट में हम बस लड़ रहे कि नहीं मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी, फिर दोनों झगड़ के अलग अलग चले जाते, फिर कोई नहीं बैठता है। तो ये भी एक कहानी होती है ना, कि अभी मेरा रिलेशनशिप विद माय ब्रदर इज वेरी डिफरेंट, हम लोग अडल्ट जैसे बातें करते हैं अब, लेकिन बचपन में हम तो ये लड़ाई झगड़ा करते थे कि नहीं ब्राइड के सिंहासन पे जाके कौन बैठेगा। तो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास लास्ट के आधे घंटे बचे हुए, फर्स्ट 30 मिनट्स गॉन। तो लेट्स मूव टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, कि कहानियों के कितने तरीके हो सकते हैं। वो आप सबने बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज भेजे, वेरी ब्रॉड वैरायटी ऑफ आइडियाज यू सेंट ऑन चैट। एक प्रॉब्लम जो है, जो मेरे पिछले पॉइंट से जुड़ता हुआ थोड़ा सा है, कि आजकल हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चा भी बच्चा बनने में बिजी है, और आजकल का बचपन भी काफी डिफरेंट है, खेलने के लिए जगह कम है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, ट्रैफिक बढ़ गई है, कहाँ खेले, फिर बच्चा चोरी का अलग ही डर रहता है पेरेंट्स के पास, ट्यूशन का बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, होमवर्क का बोझ है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स या कोई क्राफ्ट, अपने शौक भी करने के लिए भी आपके पास समय की कमी हो सकती है। तो बच्चे बिजी है, बड़े लोग अपने पैसा कमाने में, अपने एम्बिशंस पूरे करने में, या अपने रिश्तेदारी निभाने में, अलग, या अपनी फेवरेट टीवी सीरियल्स देखने में बिजी हैं। तो जब दो जनरेशन एक घर पे रहते हुए अपने ही अपने लाइफ में बिजी हैं, और एक साथ मिलके कुछ कर पाने का समय हो सकता है सिर्फ खाने के वक्त का ही मिले, जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाए, उस पे भी अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, तो जो कमाने वाले मेंबर्स है घर में, वो शायद लंच टाइम तक या डिनर टाइम तक ना पहुंच पाए, जिस वजह से काफी सारे परिवारों में पॉसिबल है कि आजकल खाना भी एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो
जनरेशन गैप बोल के एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि लगभग 15 साल का अगर गैप आप मान ले एज में, तो जो रियलिटी में 15 साल पहले वाले लोग बड़े हुए थे और जिस रियलिटी में अभी वाले लोग बड़े हो रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। दोनों की सच्चाई जो अनुभव कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, दोनों को शिक्षा में बहुत फर्क है और दोनों के नजरिए में बहुत फर्क है, और दोनों लोगों से जो उनके जनरेशन के लोग उम्मीदें रखते हैं वो बहुत अलग है। तो जिस वजह से गैप बहुत ज्यादा है। तो जब हम परिवार की बात कर रहे हैं, ये एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग जनरेशन के लोग, न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ 2 ही जनरेशन के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली में या जॉइंट फैमिली में 3 या 4 जनरेशन के लोग एक साथ रह सकते हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो अलग अलग पीढ़ी के लोग जब एक साथ आते हैं, दोनों की रियलिटीज अलग है, प्रेशर्स अलग हैं और कम्युनिकेशन के पॉइंट्स कमते जा रहे हैं, तो गैप बढ़ता जाएगा, जिस वजह से माँ बाप और बच्चों के बीच में बातचीत और हो पाना और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट में कुछ पेरेंट्स हैं? अगर कोई पेरेंट्स है तो फिर प्लीज मी बोल के रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जितना भी, यस ठीक है, एक पेरेंट है अभी तक। दो लोग, ओके ओके, काफी सारे पेरेंट्स है, ठीक है, ओके। तो जब मैं जनरेशन गैप की बात करती हूँ, क्या आप लोग इस बात के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि परिवारों में एक कम्युनिकेशन गैप है, मतलब बोलचाल में एक बोलने समझने जो संचार जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक गैप है? प्लीज चैट में रिप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि गैप है तो यस लिख दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि गैप है घर पे, यस, प्रोबेबली न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज़ आई लिव इन जॉइंट फैमिली, यस यस। यस, ओके। तो काफी सारे लोगों का सिर्फ एक अभी तक मैंने रिस्पॉन्स देखा है नो, बाकी सब मुझे यस दिख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप है काफी सारे परिवारों में, ओके ठीक है। तो जब हमारे पास समय लिमिटेड रहता है और करने को बहुत सारी चीजें, अब वो हो सकता है जो हमारे लिए बंधा हुआ जो काम है वो करना, या हम अपने शौक से जो काम करना चाहते हैं वो करना, या किसी और के साथ जो बंधा हुआ समय हम बिताना चाहने की इच्छा रखते हैं वो करना। तो समय कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, तो उसका भी अपना एक अलग से प्रेशर रहता है। तो बहुत सारे हमने फेसबुक पे भी मीम्स देखे हैं और बहुत सारे लोग ने खुद से भी अनुभव किया होगा कि मम्मी पापा लोग कभी कभी हमें कुछ सिखाने के चक्कर में शुरू करते हैं कि अरे हमारे जमाने में हम तो 10-10 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, दिखाने के लिए कि हम मेहनती थे। अरे हम तो क्लास के हमेशा टॉपर थे, अरे हमने तो कभी ये नहीं किया। तो इंटेंशन क्या है इसमें, ये बताना, मतलब एक रोल मॉडल जैसा स्थापित करना अपने बच्चे के लिए कि मैंने मेहनत किया तो तुम भी मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे लिए लाइफ थोड़ा सा आसान है। और काफी सारे पॉइंट्स इनमें से सही हैं कि हमारी लाइफ में सुविधाएं थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं हमारे पेरेंट्स के लाइफ से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत बार इंटेंशन है कि मैं पॉजिटिव रोल मॉडल एस्टैब्लिश करूं अपने आप को, लेकिन बोलने के तरीके के चक्कर में हमारा बच्चा हमसे इरिटेट हो जाता है कि ये क्या बात होती है, मतलब ऐसे, हाँ तो तुम लोगों ने किया होगा पर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा ना। तो बच्चों की जो रियलिटीज है वो माँ बाप की रियलिटी से बहुत अलग है। मतलब मेरी बहन मेरे से सिर्फ 6 साल छोटी है, मुझे 6 साल में जनरेशन गैप फील होता है। उसके जो फ्रेंड्स, जो बातें होती है, जो वो लोग अनुभव करते हैं, वो मेरे अनुभवों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। एंड वो बस मुझसे 6 साल छोटी है। तो अभी अगर हम 15 से 20 साल के गैप की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो जब हम बखान करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा रहे, कितना ही इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन वो बहुत बारी पॉइंट को हिट नहीं करेगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। एंड सेम थिंग बच्चे लोगों के लिए भी, कि उनको बहुत बारी लगता है कि घर पे अगर हम साफ साफ बताएं,
अगर मैं लड़की और मुझे अपने एक लड़की दोस्त से ही मिलने जाना है, उसके ही घर पे जाना है, तब भी उनको लगता है कि अगर मैं सामने से पूछूंगी तो शायद मम्मी पापा मना कर देंगे, तो वो झूठ बोलने लगते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कम्युनिकेशन रिलेटेड जनरेशन गैप को लेके कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है? आप प्लीज वो रेज माय हैंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो हम सुनना चाहते हैं आपको। फिर उसके आधार पे हम आगे स्टोरी टेलिंग का कैसे यूज हो सकता है वो बताएंगे। कोई भी है जिनको अपना पॉइंट शेयर करना है कम्युनिकेशन गैप को लेके, या तो एज अ पेरेंट या तो एज अ चाइल्ड। और जरूरी नहीं कि आप अपनी ही कहानी बताओ, अगर आपको ये किसी और के घर पे भी दिखता है कि मेरा दोस्त सामने से सच नहीं बोल पा रहा या झूठ बोल के ही हमेशा घर पे निकलता है, इवन इफ उसे कोई बहुत ही नॉर्मल काम करने का रहे तो। अंगना जी, कुछ पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है आप थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, तो मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। क्या आप में से किसी का भी ऐसा अनुभव रहा है कि जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं एज अ पेरेंट कि मैं बताना कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे भी ट्राई करूँ वो बच्चे तक पहुंच नहीं रहा, वो बात झगड़े में बदल जाती है? या फिर एज अ चाइल्ड कि मैं जो भी कुछ शेयर करना चाहूँ कुछ उल्टा ही मम्मी पापा समझ लेते हैं और फिर झगड़ा हो जाता है? तो अगर आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं, रेज माय हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर हम आपको सुनना चाहेंगे। अगर कोई है जो बोलना नहीं चाहता लेकिन चैट पे भी लिख के शेयर करना चाहते तो फिर प्लीज करें। अच्छा, हम 10 सेकंड और वेट करेंगे। अगर कोई नहीं शेयर करना चाहता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई है जो बोलना नहीं चाहता लेकिन नीलू ने हाथ खड़ा किया हुआ, उसको हमने अनम्यूट किया हुआ। नीलू, आप अपने आप ओके को ओके अनम्यूट ठीक, करके बात कर सकती हैं। ऑलराइट। Hi ma'am, this is Eva. मैं नीलू मैम की डॉटर बोल रही हूँ. So I was there in your session as well. I wanted to tell you one thing कि because me being the daughter of her, we don't really have any communication gaps because मेरे को लगता है कि communication gaps तब आते हैं जब आप दोनों साइड्स में से कोई एक ऐसा साइड होता है जो समझता है कि अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो वो जनरली गलत होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट है और कोई बच्चे ने कुछ गलत किया और वो आगे लाके उसको बता रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो ये सोचेंगे कि नहीं वो छोटा है एंड ही इज इमेच्योर, शी इज इमेच्योर, और वो नहीं समझेंगे. तो व्हाट आई थिंक पेरेंट्स के अंदर जैसे मॉम डैड को होता है कि वो अपने आप को मेरे शूज में रख के देखते हैं कि अगर मैंने ये चीज की है और अगर वो मेरी जगह होते वो ये करते तो कैसा होता. सो आई थिंक कि टॉकिंग आउट अ लॉट और कॉन्फिडेंस देना बिल्ड्स अप द कम्युनिकेशन गैप. ब्यूटिफुल पॉइंट। आई थिंक व्हाट यू शेयर्ड इज एक्सट्रीमली वैलिड कि डिसबैलेंस तभी होता है या अनबन तभी होता है जब दोनों में से एक साइड की पार्टी थोड़ी ज्यादा अड़ जाए कि मैं ही सही हूँ या मुझे ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है. एंड इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब कुछ बोल रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखाए और उसकी बात को समझने की कोशिश करे. एंड सेम थिंग वाइस वर्सा, अगर मम्मी पापा भी बोल रहे हैं तो हम भी ये ना सोच के आए कि अरे हमारे दुश्मन है ये लोग कुछ बोलने आए. तो द शो ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. कोई और है जो शेयर करना चाहेंगे? वैष्णवी ने चैट बॉक्स में डाला है, जनरेशन गैप, माय मदर एंड डॉटर के साथ रहते हैं, 3 जनरेशन के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है. ओल्डर जनरेशन की मेंटालिटी और न्यू जनरेशन की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है जिसके कारण क्लैशेस होते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 वैलिड पॉइंट कि मेरा काम मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है. मैं टीनेजर्स के साथ भी काफी ज्यादा काम करती हूँ. मैक्सिमम मेरा काम अंडर 14 रहता है, बट आई वर्क अ लॉट ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विथ यंग पीपल, जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और जनरेशन गैप जो रहता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है. सॉरी मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, I'll slow down. हाँ, तो मेरा जो काम है मेजरली बच्चों के साथ है और टीनेजर्स के साथ भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है क्योंकि मैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके काम करती हूँ.
तो रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार मोहब्बत, ब्रेकअप, अभी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है, इन सबको लेके बहुत काम होता है। एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये जो आ रहा है, जो मेरे पास बहुत रेगुलरली आता है बच्चों के पास से, कि हम कुछ भी बोले मम्मी पापा सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। और खुद का तो लव मैरिज किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि अभी ये भी बताया गया ना कि 3 जनरेशन एक साथ घर पे रहते तो क्लैशेस बहुत हो जाते हैं। तो नंबर 1 जो हम स्टोरीज के द्वारा ये कवर कर सकते हैं कि अगर मम्मी पापा सिर्फ ये ना बोले कि हमारे जमाने पे हम तो दूध के धुले थे, अगर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट में बोलूं तो आपको क्यों यकीन आएगा ना उस बात पे। मैं अभी आपको बोलूं कि मैं दुनिया की बेस्ट स्टोरी टेलर हूँ, मेरे बोलने से आप तो नहीं मानेंगे। मैं कोई स्टोरी सुनाऊं जिससे आपको वाकई में कोई इम्पैक्ट हो, आपको मन करे कि वो पूरी कहानी में सुनो, तो आप खुद ही वो बात कहेंगे। तो जब एक्टिंग करते थिएटर में एक लाइन माना जाता है, शो डोंट टेल, लेकिन ये टेलिंग वाला, स्टोरी टेलिंग वाला बात है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा अपने पहली बार कैसे मिले थे उसकी कहानी बहुत बताते थे बचपन में। मुझे सुनने में भी बहुत मजा आता था क्योंकि मेरे हिसाब से महा अटपटा था। तो मेरे मम्मी पापा की जब शादी हुई थी, वही दादा दादी नाना नानी ने फिक्स किया। शादी के समय पे भी एक दूसरे को नहीं देखा क्योंकि मम्मी का घूंघट बहुत लंबा था और पापा ने वो फूल फूल वाला वो सेहरा पहन के आए थे, तो शादी के टाइम पे भी नहीं देखा था। शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा। तो जब मेरी शादी की बातें होने लगे, आई वॉज वेरी क्लियर कि इस ऐसे में तो नहीं करना है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आई वॉज ओके कि हाँ अरेंज मैरिज वगैरह वो सब कंसिडर करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे अपना काम करना है। अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए रिलेशनशिप में जब मैं एंटर करूंगी तो ऐसा नहीं कि मेरा काम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके है, जो बहुत सारे परिवारों में अच्छा काम नहीं माना जाता है, लेकिन मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस वर्क। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि जो भी लड़का है, पहले तो मैं बात करूंगी, आई स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, उसके बाद देखा जाएगा शादी करेंगे कि नहीं। तो दिस रियली हेल्प कि मेरे मम्मी पापा अपने मिलने की स्टोरीज बताते थे। ठीक है, तो जब हम दूसरे जनरेशन की स्टोरी सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाता है कि इनकी रियलिटी ही कुछ और थी। उस जमाने में जो बच्चे कहते होंगे कि नहीं मुझे पहले अपने पार्टनर से अलग से मिलना है, उसको जानना है, तब शादी करेंगे, वो लोग एक्सेप्शंस होते होंगे। क्योंकि जितने भी मैंने कहानियां सुनी है अपने पिछले जनरेशन से, अपने परिवार में सबका इसी टाइप का था। ठीक है, तो वैसे ही हमारे लिए भी ये जरूरी है कि इसके पहले कि हम अपने साइड से कोई बड़ा बात शेयर करें अपने पेरेंट्स के लिए, हमें अपने रियलिटीज को अपने पेरेंट्स के साथ वाकिफ कराना है। तो जो हमारी स्टोरीज है वो हमारे क्लासमेट्स के बारे में हो सकती है, हमारे दोस्तों के बारे में हो सकती है, ताकि हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो हम हमारे पेरेंट्स को शेयर करते जाएं। क्योंकि मम्मी पापा को हमारे एग्जैक्ट रियल लाइफ के बारे में कितनी जानकारी होगी, उतनी ही होगी जितना हम बताएंगे। तो अगर हम अपने साइड से रेगुलर बता नहीं रहे हैं कि हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं, हमारे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे पेरेंट्स तैयार होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, मेरे ट्यूशन में भी सारी लड़कियां ही थी, एक आध कोई लड़का आता था तो आता था, पर गर्ल्स हर जगह बस लड़कियां ही होती थी। तो जब पहली बार मैंने आई थिंक कॉलेज के टाइम पे, मैं गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ी हुई हूँ, तो कॉलेज के टाइम पे जब मैंने बात किया, मैं दिल्ली में रहती थी, अकेली रहती थी, हालांकि मेरे मम्मी पापा कलकत्ता में, कि मुझे अपनी फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे के लिए जाना है, लड़की थी, उस पर बहुत दिक्कत हुई। मैं उनके साथ नहीं रह रही थी, मैं अगर झूठ बोल के निकल भी जाती उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत दिक्कत हुई थी कि नाइट स्टे का मतलब क्या होता है। मेरे लिए उनका रिएक्शन बहुत ही बुरा लगा कि ऐसे कौन बात करता है, मैं तो एक लड़की घर जा रही हूँ और नाइट स्टे के लिए जा रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है। उस समय गुस्सा था, बट अभी जब मैं शांति से सोचती हूँ कि ऑब्वियसली उनके लिए नाइट स्टे इज नॉट अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। मेरे लिए, मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे वो लोग स्कूल टाइम से नाइट स्टे कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो मेरी जो रियलिटी है, मैंने कभी समय से पहले शेयर नहीं किया पेरेंट्स के साथ। तो जब मुझे वही नाइट स्टे करने का मन किया तो मेरे पेरेंट्स के सिर पे तो बॉम्ब गिरा, कह रही है लड़की नाइट स्टे का बात कर रही है। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम, हमारी जो पसंद है, अगर वो हमारे पेरेंट्स की पसंद से अलग है, या हमारी सोच हमारे पेरेंट्स की सोच से अलग है,
इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हमारे एज ग्रुप के स्टोरीज रेगुलर शेयर करते रहें, जिससे कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है किसी को तैयार करना कि वो हम जो एक्चुअल काम करना चाहते हैं उनके साथ, उसके तब तक में उनका माइंडसेट बन जाए कि हाँ ये हम करेंगे। ठीक है, तो प्राइमिंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है स्टोरी टेलिंग। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मेरे पापा मुझे एक कहानी हमेशा सुनाते थे मेरे परदादे जी की। उनका मतलब क्या था कि अपने जड़ों को मत भूलो। तो पापा भी मेरा प्राइमिंग कर रहे थे बचपन से कि मैं बड़े होके ऐसा इंसान बनूं जो अपनी रूट्स को याद रखे। तो सेम चीज मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुझे कुछ अलग से करना है, मुझे भी अपने मम्मी पापा की प्राइमिंग करनी पड़ेगी स्टोरीज के द्वारा, ताकि जब मैं अपनी बात करूं तब उनको वो बात सुनने के लिए कम से कम एक माइंडसेट तैयार हो। वरना सीधे लगेगा कि ये तो अटैक कर रही है हम पे, ये हमारा नाक कटवा देगी, ये तो ये है, ये तो वो है। क्या इस टाइप के एक्सपीरियंसेस किसी और के साथ हुए हैं या किसी और ने समाधान पाया है अपने कहानियों के द्वारा अपने पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप को ब्रिज करने में? तो प्लीज शेयर करें। ये आयशा जी का एक क्वेश्चन आया है। माय डॉटर इज 4 years old. शी इज इन लमाटनिया गर्ल्स कॉलेज, लोअर प्रेप। उसको दादी बुआ से इतना ज्यादा प्यार मिलता है कि वो मेरी नहीं सुनती। उसको लगता है कि मम्मा हर बात पर डांटती है। दादी प्यार करती है। मुझे कैसे अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहिए? कैसे वो मेरी बात सुन सकती है? कैन यू हेल्प? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यहाँ जनरेशन गैप बहुत आ जाता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को मेरे तरीके समझ नहीं आते और उनके तरीके मुझे समझ में नहीं आते। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन एंड अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि एक मिनट, आई जस्ट क्रॉस चेक। आपने लिखा है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? मुझे आपके बात से एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आया। यू कैन स्टिल रिप्लाई ऑन चैट। अगर ये जॉइंट फैमिली है देन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन वर्थ हैविंग। मतलब ये भी एक स्टोरी ही है, एक स्टोरी टेलिंग वाली ही बात है कि दादी और नानी, यस यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ग्रेट। हाँ, तो ये भी हमने बहुत, मतलब हम हमेशा सुनते रहते कि नानी दादी का प्यार। फेसबुक पे हजारों करोड़ों मीम्स है कि सूखी मतलब हड्डी बन के जाते हैं दादी के घर या नानी के घर, और समर ब्रेक के बाद बिल्कुल हट्टे कट्टे बन के आते हैं विद एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि इतना लाड दुलार मिलता है। तो जब ये जॉइंट फैमिली है देन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन वर्थ हैविंग कि आप अपने स्टैंडर्ड्स कैसे क्या मेंटेन करना चाहते हो इन रेजिंग योर चाइल्ड। एंड ये जनरेशन गैप वाला अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी देयर विथ योर इन लॉ ऑल्सो, ताकि आप दोनों सेम साइड पे रह के y'all can decide how you want to raise the child. There can be multiple options. Good cop, bad cop is one concept, जहाँ पे अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं या दो लोग इन्वॉल्व होते हैं काम में, तो एक खड़ूस होता है और एक अच्छा होता है। लेकिन अच्छे जो इंसान है इस बच्चे के लाइफ में, उनका भी काम होता है याद दिलाना कि खड़ूस इसलिए है क्योंकि ये डांटेंगी नहीं, तो फिर तुम 6 बजे उठने के बदले तुम 8 बजे उठोगे और फिर स्कूल मिस हो जाएगा। एंड क्योंकि खड़ूस जो है वो तो ऑब्वियसली कम अच्छा लगेगा। सो दिस हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू ऑफ यू ऑन हाउ यू वांट टू लिव विद दिस, एंड यूजिंग दिस पॉइंट ओनली कि कैसे हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स कैसे निभाने हैं, वो भी कहानियों के जरिए अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलर नैरेटिव जो पिक्चरों में, गानों में, हमारी कहानियों में रहता है कि एक माँ अपना पेट काट के अपने बच्चे को बड़ा करती है। ये हम सुनते हैं, माँ की ममता, मम्मी एवर सैक्रिफाइसिंग। अब जो मम्मी थोड़ी एम्बिशियस है, जो अपने बारे में सोचना चाहती है, सेल्फ केयर पे ध्यान रखती है, हाउ इज शी नॉट अ गुड मदर? क्योंकि ये हमारे पॉपुलर नैरेटिव से अलग है। अगेन लिव्ड रियलिटीज में भी फर्क देखिए। हमारा काम लखनऊ में ही है, हम मैक्सिमम काम यहाँ पे जो थोड़े गरीब बच्चे हैं उनके साथ करते हैं। हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बच्चों की मम्मी ने खुद अपने लिए दाल चावल सब्जी निकाल दिया, बच्चे को 2 रुपए दिए कि जाओ खाना लेके आओ, मतलब अपने लिए चिप्स जो खाना है खा लो लंच टाइम पे। एक कम्युनिटी में हम काम करते थे लखनऊ में ही, वहां पर एक प्रोग्राम चलता था जहाँ पे बच्चों को दिन में 2 बार न्यूट्रिशियस खाना मिलता था। अभी 1 हफ्ते के लिए जो कुक थे वो छुट्टी पे गए थे
और वो सारे बच्चों ने हमारी सेशन में आना उस पूरे हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा था भीख मांगो, जो करना है करो, पैसे कमा के अगर नहीं आए तो खाना नहीं मिलेगा, जो पैसा कमाएगा उसको खाना मिलेगा। तो अगेन द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज कि पॉपुलरली हम जो सुनते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स में परफॉर्मेंस को भी असर करता है। तो जैसे नानी दादी का प्यार इज अ वेरी पॉपुलर नैरेटिव, तो उनको लगता है कि उनका काम ही वही है। सो दैट इज व्हाई having conversations, letting the दादी and the नानी also know, दादी and बुआ जो आपने कहा था, कि उनको भी ये पता लगाना जरूरी है why strictness is also important, where they should draw a line, what is it that the child is seeing। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपका बच्चा लमाटनिया में पढ़ता है, I don't know, I am assuming right now कि हो सकता है कि आपके परिवार में बाकी लोग जो है वो लमाटनिया में गए नहीं। अब लमाटनिया की realities are very different, there are all kinds of girls, very mainstream family के बच्चे हैं, तो उनके experiences are possibly much more different, much more extravagant than what your family wants to give to their child. So that could also be something. So it is important कि you keep listening to things from your child. Encourage the child also to share with the dadi and the bua, and you have a conversation with them as well on how you want to get things done. So storytelling would be important here as well, to let the dadi and the bua know why they need to behave in a certain manner. Do we have any other question? Yeah, matter of mindset. If parents are trusting on their children, then okay. So Simran's brought up a great point that if parents are trusting their children, then they have to also not break their trust. This is a very nice line. इसमें what does trust mean and breaking trust mean? जैसे मम्मी अगर मेरी चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे कास्ट में ही शादी करेगी, मेरी शादी हुई है विद अ क्रिश्चियन पर्सन एंड घर वालों ने कराया लेकिन आई हैड अ बिगर से ऑन who I want to get married to. As I said, I'm extremely passionate about my work. मेरा काम मेरे लिए बहुत important है and I wanted that मेरी जिससे भी शादी हो, I was happy to move कि किसी और शहर में जाके इसी टाइप का काम करूंगी, चलेगा मुझे। लेकिन नहीं, तुम मुझसे शादी करोगी तो ये काम नहीं कर सकती। मैं पीरियड्स पे बात करती हूँ, मैं सेफ सेक्स पे बात करती हूँ, कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करती हूँ, दैट इज माय वर्क, आई वांट टू डू दैट। तो व्हेन आई स्पोक अबाउट गेटिंग मैरिड टू अ क्रिश्चियन पर्सन, आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स को भी लगा होगा कि अरे इसने तो नाक कटवा दिया, दिल तोड़ दिया, उनको भी बहुत बुरा लगा था। बट सो दैट इज वाई जो ट्रस्ट वाला जो बात होता है ना, वो भी क्या होता है, उसके भी कितने एंगल्स हैं, वो भी हम स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। We can have that kind of a communication. So what I did was, मेरे माँ बाप को बहुत बुरा लगा। उनको एक तो मेरा काम अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे असभ्य चीजों पे तुम बातें करती हो, पब्लिकली बातें करती हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, इस टाइप की बहुत टिपिकल बिहारी मिडिल क्लास फैमिली तो इस टाइप की बहुत बातें करते थे कि कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम ये हो, तुम वो हो, तो पब्लिकली एक्नॉलेज ही नहीं करते थे। तो इस because I was so passionate about my work, I started getting recognized for my work. तो धीरे धीरे मैंने भी ये सोचा कि शुरुआत में मैं भी उनसे चिढ़ी हुई थी। I wouldn't tell them anything nice happening about my work. मेरे काम के द्वारा जो भी अनुभव मेरे हो रहे थे, वो सिर्फ मुझ तक या मेरे टीम मेंबर्स तक या मेरे कुछ गिने चुने दोस्तों तक थे। तो जब मेरे माँ बाप को पता ही नहीं है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, why should they have any ounce of respect for it? क्योंकि ये तो उनके समझ के बाहर का ही है। उनके दिमाग में था टीचर बन जाओ, स्कूल टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, ये कौन है कि पीरियड्स के बारे में सिखाने निकलता है। तो I started telling them about my experiences on the ground कि किस टाइप के मेरे अनुभव होने। तो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशंस आई डिड, लखनऊ से लगभग 3 से 4 घंटे दूर था ये गांव, और वहां पे मुझे पहले जो 5 महिलाओं से मैंने बात किया, वहां पे हमें पता चला कि पीरियड्स के समय पे वो लोग सूखे पत्ते के गोले, लाल मिट्टी के गोले बना के वो अपने अंदर डालते थे, क्योंकि पैड के पैसे नहीं, पैड उनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट था। और कपड़े भी बहुत ही गिने चुने थे, जिसमें से थोड़ा बहुत घर का पोछा करने के लिए यूज होता था, लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये बात सुन के मुझे जो धक्का लगा, जिस वजह से मुझे और किक मिला कि व्हाई आई शुड डू व्हाट आई डू, ये वाली कहानी कभी मेरे पेरेंट्स तक मैंने बताया ही नहीं। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड शेयरिंग माई स्टोरीज विथ माई पेरेंट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मैंने उनका नाक नहीं कटवाया, मैंने उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। आई एम जस्ट क्रिएटिंग a new space for myself to exist, and मैं उनका नाम खराब करके अपनी पढ़ाई का मतलब अपनी शिक्षा को लात मार के मैंने कुछ नहीं किया अलग से। So I think the concept of trust has it covers a larger area.
हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक बहुत ही छोटे से दायरे में। तो आपस का बातचीत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स टू अंडरस्टैंड। ट्रस्ट एग्जैक्टली डज नॉट मीन कि मेरी तुमसे ये उम्मीद थी और तुमने इसके बाहर किया तो तुमने ट्रस्ट तोड़ा। दैट इज नॉट हाउ ट्रस्ट ब्रेक्स। जो शिक्षा, जो परवरिश दी गई है, उसके आधार पे आपने क्या सही काम किया अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से। सो आई फील दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। Prashant says, I think a smiling face can make more impact in storytelling. Absolutely. तो कोई उदास होके कोई, अगर मैं ऐसे मुंह लटका के मैं बोलूँ ना कि हमें ना ये करना है वो करना है, तो आपको मेरी शक्ल ही देखने का मन नहीं करेगा, फिर मेरी बात क्यों सुनोगे? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिर्फ स्माइलिंग फेस नहीं, आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। हाउ आर वी लुकिंग एट दैट टाइम? मतलब अभी अगर मैं खुद ही अनश्योर और अंडर कॉन्फिडेंट लगी मेरे बॉडी लैंग्वेज से, why will you consider this a master class? आपको क्यों लगेगा कि हाँ, just because संगीता मैम ने कहा है कि हाँ ये कहानियां सुनाती है तो उसी आधार पे आप नहीं मानोगे ना। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं अपने साइड का कोई बात, तो हमें अपना जो छवि जो प्रेजेंट करना है, जो हमारा इम्पैक्ट छोड़ना है, जो इम्प्रेशन छोड़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि कहते हैं ना, सीधे नहीं देख रहे मतलब मन में चोर है। तो इफ यू आर श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके, इसमें भी देयर इज अ डिफरेंस। अगर टू मच अग्रेशन दिखाएंगे आई कॉन्टैक्ट करके, तो फिर कम्युनिकेशन का फिर लाइन बदल जाएगा। सो आई कॉन्टैक्ट यस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यस, ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन शेयरिंग व्हाट वी आर शेयरिंग। बाय द वे, एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गई। अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू हैव विथ योर चिल्ड्रन इज टू डिस्कस हाउ वाज योर डे लाइक, कि आज तुम्हारा दिन कैसा था। ठीक है, जब हम छोटे से ही ऐसा स्टार्ट करते हैं ना, आज तुम्हारा दिन कैसा था, तो बच्चे को भी लगता है कि वापस आके मैं घर पे बताना कि ये हुआ, वो हुआ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, इस पे गुस्सा आया। तो बच्चा एक तो अपने अलग अलग इमोशंस को पहचानता है, और फिर उसको आके जब शेयर करता है, तो पेरेंट्स को भी एक दरवाजा मिलता है अपने बच्चे के लाइफ में एंटर करने का। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनकरेज द चाइल्ड ऑल्सो टू आस्क कि आपका दिन कैसा था। सो दैट वे, अगर आप घर संभालते हैं, आप हाउस हस्बैंड है, हाउस वाइफ है, आप घर संभालते हैं, आपके बच्चे को ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट रहेगा कि ये भी तो काम है, इनके भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑल्दो दे आर सिटिंग एट होम। सो देयर इज इंक्रीज रिस्पेक्ट फॉर वर्क। दोनों टू वे कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, द चाइल्ड फील्स मोर कंफर्टेबल इन शेयरिंग। So it is very very important, like someone pointed out a while back, कि confidence भी दिखाना है, सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपने body language से भी। तो one example that I use in my child sexual abuse awareness programs is, अगर कोई तुमसे कहता है बेटा चॉकलेट चाहिए, तुम कहते हो नहीं अंकल, और हाथ आगे कर देते हो, तो मुंह से ना कह रहे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज से कह रहे हैं कि हाँ मुझे दो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बात को सुने समझे, उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर रहे, और हमारे बच्चे भी हमसे कम्युनिकेट क्लियरली करें, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सब मुंह से हाँ हाँ तुम जो बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ, लेकिन आंखों से जो आग निकल रहा है, वैसे फिर नहीं बात बनेगी ना। सामने लोगों के गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये शक्ल से, ये बस मुंह से हाँ हाँ कह रहे हैं, पर इनको हमारे बातों में इंटरेस्ट नहीं है, इनको गुस्सा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली फिर या तो बच्चा झूठ बोलने लगेगा, या तो फिर बताएगा ही नहीं। So that way, that becomes very important. Do we have more questions? Body language helps. During this session, I'm realizing that even severe or grave issues can be. राजवीर का ये point is, like राजवीर जी का ये point बहुत बहुत valid है। that during this session you're realizing कि grave issues का भी हम storytelling के द्वारा हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। Absolutely. तो हम लोग जब टीनेजर्स के साथ काम करते हैं, हमारा एक डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पे जो टीनेजर्स है वो खुद से जो भी सवाल पूछना चाहे वो हमसे पूछ सकते हैं, एंड हम उसका रिप्लाई करते हैं। हम अपने साइड से करिकुलम लेके नहीं जाते। तो हमारा सोच ये है कि बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी बातें पता है, उनका एक अलग से सीक्रेट लाइफ है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो अगर हम अपने साइड से कुछ थोपे तो रिसेप्शन ऑफ द एजुकेशन वोंट बी एज वेल। तो उनके साइड से हम ओपन अप करते कि शेयर करो, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें क्या बताना है। तो ऐसे ही हम लोग सेक्सुअलिटी, यौनिकता, उसके बारे में काफी बातें समझ में आती हैं जो शायद अगर हम अपने साइड से करिकुलम लेके जाते तो नहीं समझ में आता। कि मैं लड़कियों, मुझे लड़कियों से प्यार है, या फिर
मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मतलब मैं लड़की हूँ लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है, या फिर मैं लड़का हूँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो जब होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, ये तो अलग से एक टॉपिक हो गया। अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करें तो मेन स्ट्रीम में नॉर्मल हमें क्या दिखता है कि लड़का और लड़की वाला कपल, लेकिन बहुत सारे फैमिलीज में इसको इनकरेज नहीं करते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि बच्चों का ये कहना रहता है कि मम्मी पापा का भी तो लव मैरिज हुआ था, फिर मुझे क्यों रोकते हैं। तो डायरेक्टली अगर कोई बच्चा जाके अपने माँ बाप को बोले कि मैं इसको डेट कर रहा हूँ या मैं इसको डेट कर रही हूँ, तो पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्वर्सेशन ना। तो हमारा जो सजेशन रहता है बच्चों के लिए कि जब भी तुम अपना कुछ शेयर करना चाहते हो जिसका आइदर यू आर नॉट श्योर कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर पहले से ही तुम्हें पता होता है कि कुछ गलत रिएक्ट करेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर लो। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने प्राइमिंग वाला, ग्रूमिंग वाला जो पॉइंट कहा था, तो जब माँ बाप बच्चों को कहानी सुनाते हैं, वैल्यू बेस्ड कहानियां, तो माँ बाप भी अपने कहानियों के जरिए कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा इन्हीं वैल्यूज का पालन करे। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों को भी अपनाना है कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो आप भी जो जिन वैल्यूज को शेयर करना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, आपको प्राइम करना होगा कि वो कम से कम सुनने के पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तभी तो जाके हम कोई और बड़ी बातें जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं आता, मतलब चाय पीते पीते आम घर, मतलब रेगुलर जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वहां पे बात नहीं, और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है, ऐसे कॉन्वर्सेशंस पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो इतना हल्का बात नहीं होगा जब हम अपने किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि कहानियां एक्सचेंज होती रहे ताकि बच्चों को भी पता रहे कि माँ बाप का कंसर्न क्या है, एंड माँ बाप को भी पता रहे कि बच्चों की करंट रियलिटीज क्या है। जस्ट बिकॉज 20 साल पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अभी वाले बच्चे का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तो जनरेशन गैप सिर्फ कम्युनिकेशन के हिसाब से नहीं, लिव्ड रियलिटीज, मतलब जो अनुभव जो हमारे बच्चों का हो रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा है। तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। 20 साल पहले जो हमारे लिए कर पाना आसान था वो अभी आसान नहीं है। 20 साल पहले मैं जब स्कूल में थी तो फिर लैंडलाइन तो तभी आया था जब मैं क्लास 2 या 3 में गई थी, तभी घर पे लैंडलाइन आया था। लेकिन मुझे अपना पहला सेलफोन मिला जब मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गई। जब मेरी बहन क्लास 10 में गई उसको एक नॉर्मल फोन मिला, वो बटन वाला ही फोन मिला था, लेकिन फोन मिला और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मुझे तो कभी नहीं दिया। बट गुस्सा शांत होने के बाद आई रियलाइज कि अरे मेरे समय पे तो किसी फोन वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लैंडलाइन एक ही होता था, घर पे सब लोग यूज करते थे। बट मेरी बहन जब तक 10th 11th में आई तब तक एवरीवन हैड अ फोन, तो दैट वाज अ न्यू नॉर्मल। तो जो नॉर्मलसी का डेफिनेशन है दैट कीप्स चेंजिंग एंड दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड बाय अस, ताकि हम इस गैप का कोई ब्रिज ला सके, वरना तो गैप बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच Thank- अंगना जी। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई और बहुत जरूरी बातें जो हमारे अभिभावकों के लिए और हमारे युवा के लिए। मैं कुछ बातें आपकी दोहराना चाहूंगी। आपने बताया कि कहानियां केवल वो नहीं हो सकती जो जिनको मैं जानती हूँ, ऐसी भी हो सकती है जो मैं नहीं जानती। तो अगर कोई मैं नई कहानी सुनूं तो मुझे ऐसा नहीं, शॉक्ड नहीं होना चाहिए, तो हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम अपने घर वालों से अपनी कहानियां कहें तो कहानियां सच्ची होनी चाहिए, उसी से ट्रस्ट बनता है। कहानियां सुनाने वाला आपने बताया अग्रेसिव ना हो, है ना। अगर अग्रेसिव होगा तो शायद उसकी कहानी उस तरह से ना सुनी जाए जिस तरह से वो बताना चाहता है। और कहानियां सुनाने के बाद जो सुन रहा हो, स्पेशली अगर हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, तो एक दूसरे को जज ना करें। हाँ, तो कहानी को कहानी समझे, फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह लें और जजमेंट ना पास करें। ये जैसे आपने कहा कि ये ना पूछे कि व्हाट डिड यू डू, बल्कि ये पूछे हाउ वाज योर डे। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, तुमने क्या किया और तुम्हारा दिन कैसा था। तो यदि अगर हम पूछते तुम्हारा दिन कैसा था, तो वो ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत इसके कि तुमने क्या किया। कहानी सुनाने वाले को पहले कहानी सुनने वाले को तैयार करना होगा, है ना, ताकि जो आप चीज कह रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार है। अगर बच्चे भी अपनी बात कहने माता पिता के पास जाते हैं तो ये देखना होगा कि मम्मी का भी वो टाइम फ्री है
या उस समय अगर कुछ ऑफिस का काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है नहीं सुन सकते। सिमिलरली बच्चों का जो टाइम है, अगर उसके पढ़ाई का टाइम है और हमारा स्ट्रेस है तो वो उस समय ना निकाले। इसके साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अभिभावक है और बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से मोर ऑफन, खाली दादा दादी नहीं बल्कि माता पिता और बच्चे एक दूसरे से अपनी कहानियां कहें, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा अभाव पैदा हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी बात उस तरह से शेयर नहीं करता। जो भी कह लीजिए, मुझे लगता है समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करना। जिन जिन परिवारों में ये इस बात की इम्पोर्टेंस रियलाइज की जाती है, शायद वहां पर नई कहानियां रची जा रही हैं, नई कहानियां सुनी और सुनाई जा रही हैं, जिसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। So thank you so much, Angana. It was a pleasure having you with us. आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ मैं अपने सारे प्रतिभागियों का, यूनिसेफ से जुड़े हमारे साथियों का, मलेशी हमारे साथ है, रोली जी है, नवीन जी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिभागियों का भी धन्यवाद। और अगले वेबिनार में हम फिर मिलेंगे। अगला वेबिनार 16 तारीख को है 5:30 बजे। ये वेबिनार जो है गीताली जी की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। और 16 तारीख को 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे और हमारा विषय होगा ड्रामा थेरेपी की नई टेक्निक्स और नई एक्सरसाइजेस। तो अटेंड करना मत भूलिए। तब तक के लिए शबा खैर। थैंक यू। थैंक यू।